हेलो बच्चों। तो फिर से मेरे प्यारे बच्चों का आपके हैंडआउट वीडियो सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग अपने सिलेबस के 7वें चैप्टर यानी कि अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा के मेरे प्यारे बच्चों हैंडआउट में जितने भी क्वेश्चन हैं उनके मेरे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन को हम लोग देखने वाले हैं अच्छे से, जिससे कि मेरे प्यारे बच्चों को अगर कहीं भी हैंडआउट में आपको कोई डाउट है तो ये वीडियो देख करके आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी चैप्टर्स के इसके पिछले जो भी 6 चैप्टर्स के हमने हैंडआउट वीडियो सॉल्यूशन कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों, उसको अच्छे से आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास को। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग बेटा इस चैप्टर के आपके एमसीक्यू और वीएसए क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। अब इसके लेक्चर नंबर 2 जब हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में अच्छे से सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो अभी इस वाले लेक्चर में हम लोग केवल और केवल बेटा एमसीक्यू और वीएसए क्वेश्चन देखेंगे। आपके हैंडआउट में इस चैप्टर की पूरी कहानी मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से है कि 26 क्वेश्चन बेटा क्या है एमसीक्यू है और 5 बेटा क्या है वीएसए है। तो आज की क्लास में 26 प्लस 5 यानी कि इन्हीं 31 क्वेश्चन के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। फिर जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो 3 है और लॉन्ग क्वेश्चन बेटा 4 है। तो इन 3 प्लस 4 यानी कि 7 क्वेश्चन के बारे में हम लोग इसके लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चन डाला गया है इस हैंडआउट में मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए 38 है, जिसका सॉल्विंग टाइम 100 मिनट्स और मेरे प्यारे बच्चों लर्निंग टाइम आपके लिए क्या है 140 मिनट्स है। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों के लिए पहला क्वेश्चन जो कि इसी साल 2025 में पूछा गया था आपके बोर्ड एग्जाम में। तो पहला सवाल बहुत ही आसान है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इफ द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन अ सर्किट इज ई नॉट। ठीक है, आपको वी नॉट भी लिखा जा सकता है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। देन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू विल बी। तो मेरे प्यारे बच्चों को फॉर्मूला याद होगा। देखो, चाहे करंट चाहे वोल्टेज चाहे ईएमएफ कुछ भी कहे मेरे प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला हमने आपको सिखाया था कि आई आर एम एस जो होता है वो होता है आई नॉट बाई √2। उसी प्रकार से जब हम लोग बच्चे ई आर एम एस की बात करेंगे तो आप उसको ई नॉट बाई √2 लिख सकते हैं। अगर वोल्टेज दिया रहेगा V से अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों उसको हम लोग लिखेंगे VRMS। ठीक है बेटा, तो वो हो जाएगा सीधा सीधा V नॉट बाई √2। ठीक है, तो कुछ भी हो, चाहे करंट हो चाहे E से लिखा हो, वोल्टेज को चाहे V से लिखा हो, आपको बच्चे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, E नॉट बाई √2। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये वाला फॉर्मूला अच्छे से पता होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसी का मेरे प्यारे बच्चों हिंदी। ठीक है, कि हमारे पास ई नॉट दे रखा है शिखर मान किसी प्रत्यावर्ती बोल्टता का, उसका वर्ग माध्य मूल मान पूछ रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो पहले क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरे प्यारे बच्चों 2025 में पूछा गया है। आपको हमने हमेशा बताया कि जितने भी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उनसे बच्चों एमसीक्यू 2 पूछ लिया जाता है। ठीक है, कुछ कुछ चैप्टर हैं जैसे मान लो एटम्स हुआ, न्यूक्लियाई हुआ, ईएम वेव्स हुआ। ठीक है, ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं बच्चा, चाहे मैग्नेटिज्म एंड मैटर हुआ, तो बच्चे इन सब चैप्टर से एक एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, मूड के ऊपर है। टोटल 25 क्वेश्चन आपके पास आते हैं। ठीक है बेटा, और चैप्टर कितने हैं, 14 है। तो अगर दो दो सब में पूछ लेगा तब तो 28 हो जाएगा। तो बच्चे जो छोटे छोटे चैप्टर होते हैं उनसे कभी एक क्वेश्चन पूछ जाता है या उससे वीएस से पूछ लिया जाएगा, ऐसा पैटर्न है। ठीक है, लेकिन हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ एमसीक्यू जरूर पूछे जाते हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज। तो मेरे प्यारे बच्चों रिएक्टेंस का जो यूनिट होता है बेटा वो होता है हमारे पास ओम। क्या होता है बेटा, ओम। चाहे वो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, चाहे वो बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि एक्सेल की बात हो,
या मेरे प्यारे बच्चों आप XC की बात करें, ये दोनों रेजिस्टेंस के जैसे होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इनका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ठीक है, ये सबको बातें पता होनी चाहिए। हिंदी में उसको प्रतिघात कहते हैं। जब हम लोग प्रेरकत्व के बारे में बात करेंगे तो प्रेरकी प्रतिघात, और जब हम लोग संधारित्र के बारे में बात करेंगे धारिती प्रतिघात। ठीक है बेटा, तो वो फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल और एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी। ये दोनों फॉर्मूले मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों 2024 में पूछा गया। क्वेश्चन कहा गया एनर्जी डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट इज इन। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल आर, यानी कि रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, सी होता है। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? जब आप लोग पी एवरेज लिखते हो, ठीक है बेटा, तो आप वहां पे देखते थे VRMS, IRMS, cos फाई। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हमारे पास एल और सी वाला सर्किट होता है तो वहां पे फाई की वैल्यू क्या होती है, 90, जिससे मेरे प्यारे बच्चों वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आर ओनली, आर ओनली बेटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या देंगे, केवल आर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों 2025 आपने देखा 24 2025 में भी 2 MCQ, 2024 में भी 2 MCQ। ठीक है, चलिए फिर से वही जो हमने अभी सिखाया था आपको, IRMS, VRMS, इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, आप देख लीजिए। पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज आई नॉट, इट्स RMS वैल्यू क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगा। तो फिर से वही कि अभी हमने जस्ट लिखा था IRMS। तो देख पा रहे हो ना कि ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। 25 में पूछा गया वोल्टेज के साथ और 24 में पूछा गया बच्चों करंट के साथ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे पास फॉर्मूला यही होता है। आई को आप कैपिटल आई लिखो, स्मॉल आई लिखो, उससे मतलब नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा हमारे पास, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, I0/√2। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 4 तक एकदम सारी बातें क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचते हैं। ये 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा गया A 100 ohm resistor is connected to 220 volt 50 hertz AC supply. The RMS value of current in the circuit is। तो मैंने अपने प्यारे बच्चों को चिल्ला चिल्ला करके जब हम लोग थ्योरी सीख रहे थे तो हमने कहा था ये जो वोल्टेज गिवन होता है ये मेरे प्यारे बच्चों RMS वोल्टेज होता है। ठीक है, ये RMS वैल्यू होती है। तो आपको क्या क्या गिवन है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप कहेंगे कि सर हमारे पास गिवन है सर क्या क्या, हमको पता है आर की वैल्यू 100 ओम, बच्चा VRMS की वैल्यू हमको गिवन है 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है हमारे पास 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये गिवन है। आपसे IRMS पूछा जा रहा है, तो बेटा देखो आप तुरंत यहाँ पे IRMS वाला फॉर्मूला लगा लो, ओम्स लॉ वाला, V इक्वल्स टू IR वाला। तो अगर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला IRMS इज इक्वल तो क्या हो जाएगा, V/R होता, तो ये हो जाएगा VRMS/RK। तो VRMS दे रखा है कितना बेटा, 220, और ये बेटा हमारे पास है 100। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो इसका आंसर आएगा 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है, तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बातें करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन सीरीज LCR सर्किट द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो सीरीज LCR सर्किट की आप बात करिए। ठीक है, सीरीज LCR सर्किट मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या बनाया था, फेजर डायग्राम बनाया था कुछ इस तरीके से, आपको मैं याद दिला दूं कि हमारे पास इधर होता है मेरे प्यारे बच्चों वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, और इधर हम लोग लिखते हैं VL माइनस VC। याद आ रही बातें? ठीक है बेटा, और जो हमारा रिजल्टेंट होता है उसको हमने ऐसे बनाया था। क्या इतनी बात समझ में आ रही है?
तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे डॉट डॉट बनाते हैं, ये हमारे पास एक वेक्टर के जैसे काम करता है, इसको हम फाई लिख देते हैं। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों हम tan फाई की वैल्यू जब लिखने जाएंगे तो tan फाई क्या हो जाएगा, VL माइनस VC बाई VR के बराबर। ठीक है, आप कहेंगे सर अभी तो ऑप्शन में आया ही नहीं, आएगा ना बेटा। देख, वी नो दैट, हमको पता है कि VL क्या होता है बेटा, I इंटू एक्सएल के बराबर। VC बेटा क्या होता है, I इंटू XC के बराबर। ठीक है, और VR हमारे पास I इंटू R होता है। VR क्या होता है बच्चा, I इंटू R। ये सारी वैल्यू बेटा tan फाई में हम लोग पुट करेंगे, तो tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू एक्सएल माइनस I इंटू XC डिवाइड बाई I इंटू R। आप देख पा रहे हो कि ऊपर नीचे बेटा आई हम लोग कट्टी पिट्टी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन हम लोग लिखेंगे tan फाई इज इक्वल्स टू आई को कॉमन ले लो ऊपर, ये हो गया एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाई आई इंटू आर। अब बेटा आई से आई कट्टी पिट्टी हुआ तो हमारे पास tan फाई की वैल्यू क्या बनी, tan फाई की वैल्यू एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास tan फाई की वैल्यू है, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर कहां दिख रहा है बेटा, ऑप्शन ए हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी वाले बच्चे क्वेश्चन को अगर मान ले आपसे पूछ लिया जाए ओमेगा वाले से, ओमेगा वाले टर्म से, तो इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं। तो एक लाइन और मैं बढ़ा देता हूं, एक्सएल के हो जाएगा बेटा ओमेगा एल, और इसको लिख देंगे ओमेगा सी, और ये हो जाएगा आर। ठीक है, तो ये भी बातें आप याद रखिए, लगे हाथ। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे इस फॉर्म में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाए तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी का बच्चों हिंदी हमारे पास क्या है, तो इसका भी आंसर बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, मैंने कहा था कि रजिस्टिव, प्योरली रजिस्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट और प्योरली बच्चे इंडक्टिव सर्किट का आपको करंट और वोल्टेज का जो इक्वेशन है वो जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, वहीं से सारी कहानी तो बनती, वहीं से सारा कैलकुलेशन भी बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम लोग प्योरली रजिस्टिव सर्किट की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ओनली लिखा हुआ है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी होता है, और I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। देखो फेज डिफरेंस क्या है बेटा, जीरो है, तो फाई यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जीरो, तो यानी कि इसका आंसर है डी। ठीक है, फेज डिफरेंस क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। यानी कि जब हम इसमें हम लोग बात करते हैं तो बच्चे करंट और वोल्टेज सेम टाइम पर मैक्सिमम को, सेम टाइम पर मिनिमम को अटेन करता है। ठीक बात, तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, an AC source V equals to 282 sin 100t volt is connected across a 1 microfarad capacitor. The RMS value of current is। ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, है ना। देखो क्या हमारे पास गिवन है बेटा, हमारे पास गिवन है बेटा जी, इस इक्वेशन को आप लिखेंगे V इक्वल्स टू 282 साइन 100t। मैंने कैसे बताया था, इस इक्वेशन को बेटा V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी से आप कंपेयर करिए। तो जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है सर V नॉट की वैल्यू दे दी रखी है 282, सॉरी 282 वोल्ट्स। ठीक है बेटा, और ओमेगा की वैल्यू हमको मिल गई 100। अच्छा जी, और हमको क्या गिवन है, कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है
C इज इक्वल्स टू बेटा 1 माइक्रोफैरड। अच्छा, माइक्रो को आप फैरड में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा। सिंपल सी बात, 1 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकते हैं, या -10⁻⁻6 अकेले लिख लो। ठीक है बेटा। अब आपसे पूछ कर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि हमसे पूछ रहा IRMS क्या होगा। ठीक है बेटा, इतनी बातें आपको पूछी जा रही है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप बेटा जी देखो, दो तरीके से कैलकुलेशन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है बेटा, तो फॉर्मूला आप इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगर आप ऐसे करते हो, आप इसको ऐसे कर सकते हो कि IRMS इज इक्वल्स टू I0/√2, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, या तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करो कि हमारे पास V0 दिया है, तो V0 से आप पहले VRMS निकाल लो। ठीक है बेटे, जैसे ही VRMS निकालोगे, ये पहली बात। दूसरी बात, आप क्या करोगे, IRMS का फॉर्मूला लगाओगे, वो हो जाएगा VRMS बाई हमारे पास XC हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, दोनों में से मेरे प्यारे बच्चों कोई भी आप काम कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी काम करके आप बेटा इसका आंसर ला सकते हैं। बात समझ में आ रही है। लेकिन दोनों में से बेटा, जैसे मान ले अगर ये फर्स्ट तरीका आप लगाना चाहोगे, ठीक है, तो यहाँ पे I0 पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको। ठीक है बेटा, और I0 क्या हो जाएगा, I0 मेरे प्यारे बच्चों फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा V0/XC के। तो यानी कि XC आपको दोनों जगह कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन दोनों सेम है मेरे प्यारे बच्चों, चाहे आप ऐसे जाओ चाहे आप ऐसे जाओ। ये हमारे पास फर्स्ट तरीका है, ये हमारे पास सेकेंड तरीका है। तो आपको जैसे समझ में आए आप वैसे कैलकुलेशन करो। ठीक है बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों हैंडआउट में जो हमारे पास सॉल्यूशन है, हम उसी सॉल्यूशन के थ्रू जाते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं इसका कैलकुलेशन हैंडआउट में जो सॉल्यूशन दिया गया है उसी के हिसाब से कर देता हूं, जिससे कि मेरे प्यारे बच्चे के कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो आप कहेंगे कि सर वहां तो ऐसे सॉल्यूशन दिया है, यहाँ तो आप ऐसे बता रहे हैं, कैसे काम चलेगा। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला आपका काम क्या हुआ, आप हमारा मकसद हुआ बेटा, हमारा मकसद है सबसे पहला VRMS कैलकुलेट करना। तो VRMS मेरे प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे, तो VRMS को तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी निकल जाएगा। ये तो V0/√2 हो जाएगा, V0 की वैल्यू 282/√2। इसको कैलकुलेट करो, आंसर लाओ। तो 282 में 1.414 का मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, 282 डिवाइड बाई 1.414 से आप जब डिवाइड करोगे तो आंसर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों 199 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 199.5, इसको मान सकते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही। अच्छा, अब मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, ये तो निकल चुका, VRMS आ चुका। अब अपना काम है बेटा XC निकालना। तो XC क्या होता है, 1/ω/C। 1/ω की वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्या है, 100 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 100, और C की वैल्यू 10⁻⁻6 है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो 2 पावर इसका हो जाएगा और 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो यहां से हमको दिख रहा है कि XC की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻4, यानी कि 10⁻4। ठीक है, और ये तो हो जाएगा ओम में। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब आपका XC निकल चुका, और यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या निकल चुका, VRMS निकल चुका। ठीक है बेटा, अब मेरे प्यारे बच्चों IRMS आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा जी। ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं IRMS इज इक्वल्स टू VRMS डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, XC। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास जो वैल्यू होगी 199.5,
और xc की वैल्यू 10 टू द पावर क्या है बेटा 4 है। तो इसको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 199.5 इंटू 10 टू द पावर -4। अब एक बार आंसर देख लेते हैं बेटा। अब आप आंसर देख लीजिए इसका ऑप्शन 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 ऑप्शन। अच्छा ठीक है, मिली में दिया है ना बेटा, मिली में तो कुछ तो 20 जैसा दिखेगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या दिखेगा 20 मिली बच्चा दिखेगा, क्योंकि एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा तो ये मेरे पास 19.9 और ये 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, ये एम्पियर है। तो इसको हम मिली बोल सकते हैं और इस वैल्यू को 20 बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 20 मिली एम्पियर। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है, तो मिली एम्पियर में दिया है तो अप्रोक्स इसकी वैल्यू 20 मिली एम्पियर दे रखी है। तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इसी का आंसर हमारे पास हमने निकाला, इसका ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द आरएमएस वैल्यू ऑफ अ करंट गिवन बाई दिस। ठीक है बेटा, इज। तो मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे पास ये करंट गिवन है इसकी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है बेटा, तो एक हमारे पास ये I1 है, एक हमारे पास बेटा यहाँ पे I2 है। ठीक है बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो दो तरीका इसका भी है। दो तरीका ये है कि सबसे पहले आप जो I की वैल्यू दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों I RMS के तरीके से निकालोगे। कैसे, देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। फिर या चाहो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये दोनों एक कॉस का फंक्शन है, एक बेटा साइन का फंक्शन है, दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है बेटा, तो सीधा जो हमारे पास पहला तरीका मैं बता देता हूं, फर्स्ट मेथड। जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो मेरे प्यारे जो इनका जो हमारे पास पीक वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो मेरे प्यारे बच्चों आएगी हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है पीक वैल्यू का, अंडर रूट, एक सेकेंड, अंडर, जब दोनों हमारे पास परपेंडिकुलर है मतलब ऑर्थोगोनल है तो हो जाएगा I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ये I0 आ गया, फिर जब हम लोग IRMS निकाले जाएंगे तो क्या फार्मूला होता है, I0 बाई √2 होता है। तो यहाँ पे √2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो IRMS इज इक्वल्स टू I0 की वैल्यू क्या हो जाएगी I1 का स्क्वायर और ये I2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा √2। तो आपको ये ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। बात समझ में आई, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। इसका जो अगला तरीका है जो मैं आपको कह रहा था, या तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करो, जैसे हमने पूरे साइकिल के लिए बेटा हमने क्या कैलकुलेट किया था, यही बता देता हूं आपको। इसका मेथड नंबर सेकेंड, पूरे साइकिल के लिए बच्चे 0 से लेकर के t के लिए मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे पास ये I गिवन है, I इज इक्वल्स टू I1 कॉस ओमेगा t प्लस I2 साइन ओमेगा t। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, I का स्क्वायर करते हो। ठीक है बेटा, तो इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं IRMS निकालते हैं, IRMS। ठीक है बेटा, तो जब IRMS निकालोगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट I का स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका एवरेज भी तो निकालोगे, पहले ये निकालोगे उसके बाद I स्क्वायर का एवरेज निकालते हो। तो I स्क्वायर का एवरेज निकालने के बाद बच्चों उस पे अंडर रूट लगाते हो। ठीक है, तो आपको देखो इस वाले मेथड में क्या होगा, सबसे पहले I स्क्वायर करोगे, तो I स्क्वायर करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों मैं I स्क्वायर कर देता हूं। देखो ये हमारे पास 3 स्टेप इसमें हो जाते हैं। तो जब आप I का स्क्वायर करोगे, फर्स्ट हमारे पास है पहले ये, फिर हम लोग करेंगे दूसरा, फिर हमारे पास से तीसरा स्टेप होता है। तो I स्क्वायर करोगे तो I1 का स्क्वायर कास स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 I1 I2 कॉस ओमेगा टी
साइन ओमेगा टी, इतना हो जाएगा। जब बेटा दूसरे वाले मतलब दूसरा स्टेप अपनाएंगे, यानी कि आई स्क्वायर का जब आप एवरेज निकालेंगे, तो देखो इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, इसका एवरेज और इसका एवरेज। तो बेटा यहाँ पे हमने कहा था जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, तो कास स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज होता है वो मेरे प्यारे बच्चों हाफ होता है, और इतना ही होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज। बात समझ में आई? लेकिन ये कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी का जो एवरेज आएगा वो मेरे प्यारे बच्चों 0 आ जाएगा। ठीक है, कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी का जो एवरेज आएगा वो मेरे प्यारे बच्चों 0 आएगा। तो फिर से आपके पास कहानी क्या बची? वही तो बची, जब आप एवरेज निकालने गए तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जब एवरेज निकालने गए तो मेरे प्यारे बच्चों इसके पास क्या बचा? हाफ, इसके पास बचा हाफ, ये तो 0 हो गया। तो अब हम लोग सेकेंड स्टेप में लिख सकते हैं ना कि आई स्क्वायर का एवरेज हो गया हमारे पास I1 स्क्वायर और उसके जगह पे हाफ हो गया, प्लस I2 का स्क्वायर और उसके जगह पे बेटा क्या हो गया? हाफ हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आई स्क्वायर का एवरेज मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ? I1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस I2 का स्क्वायर बाई 2। क्या इतनी बात समझ में आती है? आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर बाई 2। ठीक है बेटा, और ये हमारे पास क्या है? आई स्क्वायर का एवरेज। जब मेरे प्यारे बच्चों आप आई आर एम एस निकालने जाओगे तो आई आर एम एस क्या होगा? आई स्क्वायर के एवरेज का अंडर रूट। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू तो हमारे पास यहीं पे है ना, I1 का स्क्वायर I2 का स्क्वायर बाई 2। चलो मैंने कर ही दिया सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। तो यहां से हमारे पास आई आर एम एस क्या आ जाएगा? 1/√2 और ये अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर। ठीक है, तब भी आपके पास आंसर वही आएगा। और या आप यहीं से दो हमारे पास जो फंक्शन है ऑर्थोगोनल है वैसे भी आप काम कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या है? सी है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी यही वाला है, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बेटा, हमारे पास है फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम एक्सेल कहते हैं, और मेरे प्यारे बच्चों ऑफ टू आइडियल इंडक्टर्स ऑफ इंडक्टेंसेज L1 एंड L2 विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, द वैल्यू ऑफ L1 एंड L2 इज। तो फिगर में मेरे प्यारे बच्चों आपको वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे हमारे पास क्या होगा? ग्राफ से जब आप देखोगे तो मेरे पास जो L है वो क्या है बेटा? हमारे पास इसके स्लोप के बराबर यानी कि tan थीटा के बराबर होगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही? तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं ना कि एक्सेल हमारे पास क्या है? एक्सेल हमारे पास ओमेगा एल है। और बेटा इसी तरीके से आप जानते हो ना, लीनियर वाला जो ग्राफ बनता है वो y इक्वल्स टू mx प्लस c से आप काम करते हो। एक सेकेंड बेटा जी, y इक्वल्स टू mx प्लस y इक्वल्स टू mx प्लस c तो है ही नहीं, तो बस केवल ms कर लो। आपको बच्चे यहीं पे दिख रहा है, ठीक है, कि जो m की जगह है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? l है। आप इसको अगर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, l इंटू ओमेगा। तो m की जगह पे क्या है बेटा? l है, इसीलिए ये बातें लिखी गई हैं। बात समझ में आई? तो इस तरह से हम लोग क्या कहेंगे? L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan 30 के, L2 क्या हो जाएगा बच्चों? tan 60 के। सिंपल सी बात है। तो हमारे पास L1 इज इक्वल टू tan 30 और L2 इज इक्वल टू हो जाएगा tan 60 के। दोनों को मेरे प्यारे बच्चों जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा L1 बाई L2। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास? इसको 1 रख लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा √3 इंटू √3, तो हो जाएगा 1/3। ठीक है बेटा, क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3।
ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया हमारे पास डी बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी मेंस इन इंडिया? हमेशा हमने आपको बताया 50 हर्ट्ज, ठीक है बेटा, तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, एन अल्टरनेटिंग करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, कैसे बच्चों हम लोग प्रोड्यूस करते हैं? चोक कॉइल, डायनामो, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफार्मर। तो डायनामो हमने इस चैप्टर में सीखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि डायनामो। क्वेश्चन नंबर 13, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी, द डिवाइस, एक सेकेंड बेटा, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, तो मेरे परिचय मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है बच्चा? वही डायनामो, ठीक है बेटा, तो डायनामो को हमने इस चैप्टर में सीखा है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एग्जिबिट्स मैक्सिमम पावर डेसिपेशन? तो फिर से वही हालचाल मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या हो जाएगा? प्योर रेजिस्टिव सर्किट। इस ऐसा क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले देखा था मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले बेटा देखा था। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्वेश्चन बेटा हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था? देखा था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्योर रेजिस्टिव सर्किट, शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ। क्वेश्चन नंबर 15, what happened to the inductive reactance when the frequency of AC circuit is increased? तो मेरे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि बेटा होता है एक्सएल, वो होता है ओमेगा इंटू ओमेगा इंटू बेटा एल के बराबर, ठीक है, ओमेगा इंटू एल के बराबर। तो मेरे प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी से इसको कैसे लिखते हैं? ओमेगा होता है 2 पाई एफ इंटू एल, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी बढ़ेगा, ठीक है बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या? बढ़ता है, यानी कि इंक्रीज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई कि फ्रीक्वेंसी के साथ इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रेशियो है। What happened to the quality factor? मेरे प्यारे बच्चों, quality factors of LCR circuit if the resistance is increased। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है? Q इक्वल्स टू 1/R अंडर रूट L/C, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो क्वालिटी फैक्टर का बच्चों रेजिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन दिख रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों रेसिप्रोकल का। तो जब हमारे पास सर्किट में रजिस्टर इंक्रीज होगा तो बच्चे क्वालिटी फैक्टर डिक्रीज होगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बेटा, तो कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, When is the current in a circuit wattless? मेरे प्यारे बच्चों वाटलेस करंट का डिफिनीशन सबको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। करंट इन a circuit wattless when the phase difference between voltage and current is 90 डिग्री, ठीक है बेटा। हमारे पास वही जो हम लोग पी एवरेज वगैरह सीख रहे थे, वहां से मेरे प्यारे बच्चों आपको आया था कॉस फाई, ठीक है बच्चे, पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो 90 हो जाता है तो 0 हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन क्या कह रहा है? When the inductance of circuit is 0, when the resistance of the circuit is 0, when the alternating current is 0, both resistance and inductance is 0, तो when the resistance in the circuit is 0। और ये कब होता है? प्योरली इंडक्टिव एंड प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में। बात समझ में आ रही है? वही 590 कहां होता है? इन्हीं दोनों तो होता है। तो इसका आंसर क्या है? जब परिपथ का प्रतिरोध शून्य होता है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस इन एन एसी सर्किट? इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस,
यानी कि एक्सएल बाई एक्सी का रेशियो क्या होगा? तो एक्सी और एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल। ये क्या होता है बच्चे? 1/ओमेगा सी। ये कूद के ऊपर जाएगा ना बेटा, ये हमारे पास कूद के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल सी के बराबर। ओमेगा स्क्वायर एल सी इज सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसका ऑप्शन क्या है? सी है। अगला क्वेश्चन, इन सीरीज रेजोनेंट एलसीआर सर्किट, इन सीरीज रेजोनेंट एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस का कंडीशन कब होता था? जब एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी आता था। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे होता है रिएक्टेंस इज जीरो, करंट इज जीरो, वोल्टेज इज जीरो, नन ऑफ दीज। क्या होता है बच्चों? रेजोनेंस सर्किट में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रतिघात शून्य हो जाता है। बात समझ में आ रही है? रिएक्टेंस इज जीरो। ठीक है बेटा, प्रतिघात। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर इज 200 एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज 10 if 240 volt AC supplied to primary, the output from the secondary coil। तो बच्चे आपको फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। क्या होगा इसका आंसर बेटा जी? जल्दी बताइए। तो हमने रिलेशन देखा था मेरे प्यारे बच्चों वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स का। तो हमने देखा था VS बाई VP इक्वल्स टू होता है NS बाई NP के बराबर। VS बाई VP इक्वल्स टू NS बाई NP के बराबर। ठीक है बेटा, क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है बेटा, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है बेटा, यहां से देख लो, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर इज 200। तो यानी कि अगर हम लोग देखेंगे तो हमको क्या क्या गिवन है? प्राइमरी कॉइल यानी कि एनपी दिया है 200, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल यानी कि एनएस दिया है हमको 10। इफ द 240 वोल्ट एसी सप्लाइड इन प्राइमरी यानी कि वीपी की वैल्यू हमको दिया है बेटा 240 वोल्ट। तो आपसे पूछ रहा है वीएस की वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको गिवन है, इसी फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वीएस की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। ये हमारे पास 240 है, सॉरी इक्वल, और एनएस की वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 200 है। यही तो होगा बेटा। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कटेगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास 12 बार जाएगा। तो यहां से हमको पता लग गया 12 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से हमको साफ साफ दिख रहा है कि वीएस कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा बी, यानी कि 12 वोल्ट। ठीक है बेटा, चलिए। तो 12 वोल्ट अपने पास एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, सॉरी म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन पे बच्चा ये होता है क्योंकि इसमें दो कॉइल होती हैं। अभी हमने देखा ना प्राइमरी और सेकेंडरी, वो ट्रांसफार्मर का ही तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 22, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाई पाई बाई 2। नेक्स्ट हमारे पास है लीड्स द ईएमएफ बाई पाई बाई 2 लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाई पाई। तो पाई बाई 2 हमको याद है, ये सी और डी तो बिल्कुल गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चों करंट क्या करती है? लैग करती है, ना कि लीड करती है। तो इसके लिए वोल्टेज हम लोग ऐसे ही लिखते थे V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन करंट की वैल्यू क्या आती है? I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। इसीलिए मैंने कहा ना कि सभी का, चाहे वो प्योरली रेजिस्टिव हो, प्योरली कैपेसिटिव हो, प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो, उसके लिए आपको करंट और वोल्टेज का जो इक्वेशन आता है
वो जरूर याद होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 23 हमारे पास है। क्वेश्चन कहा द एवरेज पावर डिसिपेशन इन प्योर इंडक्टेंस आर प्योर कैपेसिटेंस सर्किट। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, 0। क्यों बेटा, वही हमारे पास फॉर्मूला है भैया, पी एवरेज इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस, या वी आर एम एस आई आर एम एस ऐसे लिख लो। यहां मैं साफ साफ लिखता हूं, पी एवरेज की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस कॉस फाई। तो दोनों के लिए बेटा जो कॉस फाई है ये 0 बन जाएगा, क्योंकि फाई क्या होता है यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों पी एवरेज जो पावर डिसिपेशन होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है बेटा जी, क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, चलिए इसीलिए बच्चा हमारे पास जो पावर डिसिपेशन मैक्सिमम वाले को जो क्वेश्चन थे, इस ऐसे रिलेटेड इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हमारे पास पीछे भी क्वेश्चन थे कि किसमें सबसे ज्यादा पावर डिसिपेशन होगा, तो रजिस्टिव सर्किट हमने आंसर दिया था। ठीक है, इसीलिए तो इसका आंसर है 0। क्वेश्चन नंबर 24, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड लैमिनेटेड बिकॉज। ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा इसलिए होता है जिससे कि मेरे प्यारे बच्चों हम एनर्जी लॉस को कम कर सके, ये हमने सीखा था। तो बाय डूइंग दिस द करंट ऑफ हाई पावर कैन बी ऑब्टेन, ना जी ना, ना जी ना, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि बाय डूइंग दिस लॉस ऑफ एनर्जी कैन बी रिड्यूस। तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या है, बी है, ऊर्जा हानि को कम करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इन डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में मेरे प्यारे बच्चों रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इन डीसी सर्किट क्या होता है, 0, इनफाइनाइट, 1 या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे जब डीसी सर्किट की बात करते हैं तो मेरे प्यारे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे कैपेसिटर की बात हो रही है तो हम लोग एक्ससी की बात करेंगे ना यहाँ पे। ठीक है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर यानी कि एक्ससी, तो 1/ω/c, तो एक्ससी हो जाएगा 1/2πf/c। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेरे प्यारे बच्चों 0, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 0, तो एक्ससी हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 0 सब कुछ। ठीक है, क्योंकि एफ क्या है हमारे पास 0 है। ठीक है बेटा, इसको ऐसे लिख लो 2π × 0 × c, तो 0 सब कुछ खत्म, तो हो जाएगा इनफाइनाइट यानी कि बी, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफार्मर द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज। स्टेप अप के लिए बेटा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। स्टेप अप के लिए क्या होता है, एनएस ग्रेटर देन बेटा होता है एनपी। बात समझ में आई? और मेरे प्यारे बच्चों को हमने ये फॉर्मूला बताया है कि Vs बाई Vp इज इक्वल्स टू NS बाई NP इज इक्वल्स टू, यही तो होता है R यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो जब हम इससे बात करेंगे तो ऊपर वाला ज्यादा नीचे वाला कम, तो मेरे प्यारे बच्चों ये ग्रेटर देन 1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो मोर देन 1 इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, एक से अधिक। ठीक है, तो इस तरीके से आपके हैंडआउट में मेरे प्यारे बच्चों जितने भी हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट हुए। अब हमारे पास कुछ वीएसए क्वेश्चन है जो कि मेरे प्यारे बच्चों इस साल भी आया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है बेटा, द इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज दिस, फाइंड इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है बेटा, तो बहुत ही सिंपल उसका सॉल्यूशन किया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे कर देता हूं आपके लिए। I इज इक्वल्स टू 15 sin ω t, सॉरी
I इज इक्वल्स टू 15 साइन 100t। इसका कंपेरिजन हम किससे करते हैं? I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से। ठीक है बेटा, तो यहां से हमको क्या मिला? यहां से हमको मिला आई नॉट की वैल्यू 15, ओमेगा की वैल्यू 100। हमको क्या निकालना है? आई आर एम एस। तो हम लिखेंगे आई नॉट बाई √2, यानी कि बेटा 15 बाई √2। ठीक है, एम्पियर। आपकी मर्जी है, आप √2 से बच्चों डिवाइड करके आंसर लिख दीजिए, तब भी सही हो जाएगा। तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 10.6 एम्पियर समथिंग आएगा। ठीक है, या आप यहीं तक छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, वैसे क्वेश्चन है तो छोड़ दीजिए यहीं पे। ज्यादा अगर आपको 3-5 हो रहा है, आपको दिक्कतें हो रही हैं, मतलब जब आसान रहता है तब तो हम कर देते हैं। अब 1.414 से भाग ना दे करके आप इतना ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं होगी। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास 28 2024 में पूछा गया। अभी देखो सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि पैटर्न क्या है। 2 MCQ हो गया, एक VSC क्वेश्चन पूछ रहा है इसी इक्वेशन पर बेस्ड। ठीक है, ये भी बच्चों एकदम सेम क्वेश्चन आपको दिख गया, केवल नंबर चेंज कर दिया गया कि I इज इक्वल्स टू 5 साइन 143t। ठीक है, लेकिन पूछा वही गया है। IRMS क्या हो जाएगा? आई नॉट बाई √2। तो आई नॉट यहाँ पे क्या है? आई नॉट 5 है, तो 5 बाई √2 करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 3.53 हमारे पास आंसर आएगा। या मैं कह रहा हूं ना कि आप बस इसका आंसर बच्चे कैलकुलेट, लेकिन देखो VSC है तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप करके दिखाइए, इस इक्वेशन से आप रिलेट करिए कि आई नॉट की वैल्यू 5 है। ठीक है बेटा, और फिर फॉर्मूला है आई नॉट बाई √2। तो आप आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट मतलब 5, √2 मतलब 2 रख दीजिए और इसको ऐसे एम्पियर लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बातचीत तब नहीं होगी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 2022 में पूछा गया, कहा गया डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल। एक्सेल को आपको डिफाइन कर देना है। तो ये क्या होता है? ये भी मेरे प्यारे बच्चों किसी इंडक्टिव सर्किट में एक रेजिस्टेंस के जैसा ही तो होता है। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम एक्सेल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला ये होता है। इतनी कहानी लिखेंगे, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे यही हमारे पास, नेक्स्ट नहीं है, इसी क्वेश्चन का हिंदी में हमारे पास आंसर। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 2018 में पूछा गया, ये हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। कहा गया कि 60 माइक्रोफेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज AC सप्लाई, डिटरमाइन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अ करंट इन द सर्किट। देख, ऐसा क्वेश्चन हमने MCQ में भी किया हुआ है कि कैपेसिटर दिया था और बच्चे हमारे पास VRMS IRMS की वैल्यू दी थी। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बातचीत होनी नहीं चाहिए आपको। तो हम क्या लिखेंगे? क्या दिया है? गिवन। हालांकि सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, लेकिन फिर ही मैं करके दिखा देता हूं। ठीक है, कैलकुलेशन में आपको दिखा दूंगा। C की वैल्यू क्या है? 60 माइक्रोफेरेड। C की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। इतनी बातें समझ में आती हैं? मैंने हमेशा आपको चिल्ला चिल्ला करके बताया कि ये जो वैल्यू होती है VRMS होता है। तो VRMS इज इक्वल टू क्या है? 110 वोल्ट। ठीक है बेटा, फ्रीक्वेंसी हमको जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे, ये हो जाएगी इतना हर्ट्ज। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है IRMS की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो बच्चे सबसे पहले देखो, वही फिर से हमने 2 मेथड आपको बताया कि या तो आप VRMS यहां से पता है आपको, ठीक है, तो आप क्या करोगे? फॉर्मूला सीधा लगाओ ना कि IRMS इज इक्वल्स टू आप करोगे VRMS बाई XC के। ठीक है, तो VRMS आपको गिवन है 110। यहाँ पे XC की वैल्यू अगर आप निकाल लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, और इसीलिए फ्रीक्वेंसी और बेटा C की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले हमारे पास काम क्या है? हमारे पास काम बेटा XC की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो XC की वैल्यू कैलकुलेट करके तुरंत इसमें पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो XC होता क्या है? 1/ओमेगा C। ओमेगा को हम 2 पाई F लिखेंगे, यहाँ पे C लिखेंगे।
2 पाई, एफ की वैल्यू क्या है बेटा 60 है और सी की वैल्यू भी 60 इंटू 10⁻⁻6 है। बात समझ में आई? यहां पे बेटा पूरा कैलकुलेशन करेंगे तब आपको एक्सी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये इसको एफ लिखो, म्यू लिखो, आपकी इच्छा है। एफ ही लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पे हमने एफ लिखा हुआ है। तो मेरे पास सब कुछ वैल्यू देखो यहाँ पे रखा गया। ठीक है, पाई की वैल्यू, एफ की वैल्यू, सी की वैल्यू। जब बच्चे आप इसको कैलकुलेट करोगे, अब देखो इसमें आइडिया क्या है कि आप कैलकुलेट मतलब मत करो, नीचे है आप कहेंगे एक से भाग वाग देंगे, तो इसलिए नहीं किया गया। ठीक है, आइडिया क्या कि भाई ये हमारे पास क्या है, आई आर एम एस क्या है, वी आर एम एस बाई एक्स सी है, और जब नीचे वाला 1 बाई है तो कूद के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, दिखा दूं मैं आपको। देखो यहाँ पे हालांकि हुआ है, मैं करके दिखा देता हूं यहाँ पे नीचे कि आई आर एम एस, आई आर एम एस हमारे पास क्या है, वी आर एम एस बाई एक्सी के। अब वी आर एम एस क्या है बेटा 110 है, और एक्सी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों है 1 बाई इतना 2 पाई एफ। ठीक है, 2 पाई एफ, और यहां पे इसको आप ऐसे लिख लो 2 पाई एफ, अरे सीधा सीधा वैल्यू लिखो ना। अच्छा देख, ऐसे भी तो कर सकते हैं, आपके लिए फॉर्मूला यहाँ बना देता हूं ना मैं। छोड़ो, इतना 3 5 क्यों करोगे आप, देख यहीं पे कर लो कि वी आर एम एस इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ इंटू सी हो जाएगा। अब ये 2 पाई एफ सी ऊपर गुणा हो जाएगा, और क्या, सिंपल सी बात है। ठीक है बेटा, तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो। देखो कैलकुलेशन दिमाग लगा करके आपको जैसे मन करे वैसे कर लो। अब सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इसीलिए मैंने कहा कि नीचे वाले को हमने इसीलिए नहीं छेड़ा। ठीक है, सारी वैल्यू ऊपर कूद के चली गई। 2 पाई की वैल्यू, एफ की वैल्यू, सी की वैल्यू, वी आर एम एस की वैल्यू आपको पता ही है, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास सीधा एक लाइन में हो गया। ठीक है, अब सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, गुणा भाग करके आपको 2.49 एम्पियर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड वाई। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जो एनर्जी लॉस है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो उस बात को आप लिख दो कि द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ईडी करंट्स, दैट इज induced local current in the core and thus also reduces the loss of energy। ठीक है, इस बात को हिंदी में हमको लिख देना है कि ट्रांसफार्मर के कोड को भंवर धराओं और उनके कारण होने वाली ऊर्जा की हानि को कम करने के लिए कोड को परतदार बनाया जाता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? तो ये मेरे प्यारे बच्चों इस वाले चैप्टर के पूरे हमारे पास 31 यानी कि 31 क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूं कि अब मेरे प्यारे बच्चों को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास जो होगी इसका बच्चे लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं हम लोग इसके लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।